Welcome to C Anjali Jain classes, guys. Your buddy to make the audit easy. So हमने ऐसे 250 कंटिन्यू किया था कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट। इसमें हमने मेजरली काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे एज आई कैन यस। सो ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ एफएस। इसमें हम क्या क्या देख चुके हैं? इंट्रोडक्शन देखा था, फिर इफेक्ट्स देखे थे, वही पैराग्राफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लॉ से रिलेटेड। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट हमने देखा था कि मैनेजमेंट को ही अल्टीमेटली लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना है एंड कोई नॉन कंप्लाइंस तो नहीं है, ये ऑडिटर को चेक करना था। ठीक है। देन उसके बाद ये पैराग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अपडेशन एंड इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लाइंस। देन उसके बाद ये भी हम देख चुके हैं, मतलब ये रेप्लिका है, हम पीछे इसे देख चुके हैं। फिर उसके बाद वी हैव ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम जैसे पूरा पढ़ लेंगे ऐसे को, एक आधे टॉपिक और है, देन वी विल गो थ्रू विद द ऑब्जेक्टिव, तभी आपको सारा समझ आ जाएगा। देन उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में ये भी हम देख चुके हैं, A7 A8 ये सब देख चुके हैं। फिर उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर व नॉन कंप्लाइंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड, ये भी हमें देखना है और आज के लेक्चर में हम इसे देखने वाले हैं। फिर रिपोर्टिंग नॉन कंप्लाइंस ये हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद रिपोर्टिंग नॉन कंप्लाइंस, ऊपर था TCWG को रिपोर्ट करना है, नीचे है कि हमें ऑडिटर्स रिपोर्ट को ऑडिटर्स रिपोर्ट में नॉन कंप्लाइंस को रिपोर्ट करना है। देन उसके बाद रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी को हमने रिपोर्ट करना है नॉन कंप्लायंस एंड उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, यही हमारे कुछ टॉपिक बचे हैं। एंड उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट हम पूरा कर चुके थे। देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर हम यहाँ देखने वाले हैं, अभी जहाँ पे मार्किंग नहीं हुई है ना, आज वही चीज़ें देखने वाले हैं। फिर उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग देख चुके थे। फिर उसके बाद इंडिकेशंस हम देख चुके थे। फिर प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ये हम देख चुके थे कि क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। फिर उसके बाद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम एक बार पढ़ लेंगे, छोटा सा ही है। फिर उसके बाद इंडिकेशंस हम देख चुके थे। उसके बाद वी हैव गॉन थ्रू द ऑडिट प्रोसीजर्स भी हम देख चुके हैं। उसके बाद इवेल्युएटिंग ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ये भी हम देख चुके। एंड उसके बाद नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी ये रेप्लिका है, हम इसको देखने वाले हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन, इतना ही टॉपिक रहता है अपना, और फिर ये मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑलरेडी अपने ऊपर कवर हो चुकी रहेगी। एंड उसके बाद तो पेजेस क्या है, ब्लैंक है। 2-3 मिनट लगी ये सिर्फ बताने में कि क्या क्या हम ऐसे में कवर कर चुके हैं और क्या क्या रहता है। तो जो रहता है वी विल बी वाइंडिंग अप होल ऐसे इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ओनली। एंड फिर मैं आपको एक समरी दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे कि क्या तो टॉपिक्स है और क्या आपको ध्यान में रखना है ज़्यादा। ठीक है। बेसिकली जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो CA इंटर के लिए तो रेलिवेंट है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट आज का जो लेक्चर है वो CA फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगेन मैंने आपको किसी ना किसी पार्ट में बताया ही था कि CA फाइनल में ICAI एम्फसाइज मोर ऑन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करती है कि आपको केस दे दिया, उसका एनालाइज करो, अब ये भी बताओ कि उसको रिपोर्ट कैसे करना है। तो आज का लेक्चर CA फाइनल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो हमें यहाँ से पढ़ना है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। पहले हम अगेन इसको नोट से पढ़ेंगे क्योंकि ये इजी लैंग्वेज में लिखा होगा एंड अलग अलग से एक एक पॉइंट की क्या है, मार्किंग रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर में पहला पैराग्राफ अपना किससे रिलेटेड है, इम्पैक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑन ऑडिट। ऑडिट पे नॉन कंप्लायंस का क्या इम्पैक्ट होगा। अभी तक हम ये देख चुके थे कि नॉन कंप्लायंस होती क्या है, डायरेक्ट लॉस से, इनडायरेक्ट लॉस से। एंड उसके बाद उसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, लॉज एंड रेगुलेशन की अपडेशन अंडरस्टैंडिंग हम कैसे लेंगे, हमने अभी तक ये देखा था। आज हम ये देखेंगे कि नॉन कंप्लायंस हो चुकी है या फिर सस्पेक्टेड है, उसका हमारे ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो जो नॉन कंप्लायंस है लीड्स टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नॉन कंप्लायंस से क्या हो सकता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ एनवायरमेंटल लॉस को क्या किया था, वॉयलेट किया था एंड उसका पेनल्टी भी हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगी।
ठीक। अगर इन केस वो मटेरियल नहीं भी है, इफ इन केस नॉट मटेरियल, इट विल बी द क्वेश्चन ऑन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज इंटीग्रिटी। एक बार को अगर वो जो नॉन कंप्लायंस है वो मटेरियल नहीं है, हो सकता है कोई 2000 की पेनल्टी भरी होगी। जैसे आपने क्या किया, जो आईटीआर ऑफ द कंपनी है वो लेट फाइल करी थी, और इसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लग गई 2000 या 3000 की, इवन 5000 की, ठीक है, 5000 मैक्सिमम वहां तक लग गई। और इतना बड़ा बिजनेस है तो वो 5000 मेरे लिए मायने नहीं रखेगा। बट क्योंकि मैनेजमेंट ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसकी वजह से इंटीग्रिटी पे हमें क्या आ जाएगा, डाउट आ जाएगा, डाउट ऑन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज इंटीग्रिटी। क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए था, आपने ये अमाउंट भी क्यों रिकॉर्ड नहीं किया है, भले ही छोटा है, ये इतना मटेरियल नहीं है, बट यू हैव टू रिकॉर्ड इट। तो इसलिए क्या आ जाएगा, क्वेश्चन ऑन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज इंटीग्रिटी। जैसे कि 20,000 का जो कैश था वो मिस अप्रोप्रिएट किया था बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने क्या कर लिया था, मिस अप्रोप्रिएट कर दिया था, यानी कि चोरी कर लिया था। तो इससे क्या होगा, डाउट ऑन द इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या रहेगा, auditor will increase audit procedure, reassess risk of fraud and question the management credibility, यानी कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक तो ऑडिट प्रोसीजर्स को हम इंक्रीज करने वाले हैं, रीअसेस करेंगे रिस्क ऑफ फ्रॉड को, एंड क्वेश्चन उठाएंगे किस पे, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय की इंटीग्रिटी पे। तो ये इसकी क्या रहेगी, इम्पैक्ट रहेगी। बेसिकली हमने पहले पैराग्राफ में भूमिका बांध दिया क्या, कि इम्पैक्ट क्या रहने वाला है नॉन कंप्लायंस ऑन ऑडिट पे, कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, इवन इफ अगर मटेरियल नहीं है तो भी मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय की इंटीग्रिटी पे हमें क्या रहेगा, डाउट आ जाएगा। और इसकी वजह से हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को इंक्रीज करने वाले हैं, रिस्क ऑफ फ्रॉड को रीअसेस करेंगे। इसका क्या मतलब था, जैसे हाई लो वाली चीज बताई थी ना मैंने, कि इन्वेंट्री पे पहले हम सोच रहे एफएआर यानी कि पीपी फिक्स एसेट रजिस्टर पे हम सोच रहे थे सब कुछ अच्छे से मेंटेन्ड है, प्रॉपर्ली साइंड है, तो वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो रहेगा। बट फिर मैंने देखा था कि एक मशीनरी जो है आइडल पड़ी थी, उस पर इम्पेयरमेंट होना था, तो मेरे को वहाँ पे दोबारा से रीअसेस करके उसको हाई पे क्लासीफाई करना पड़ा रिस्क को। तो ये चीज़ थी हमारे पास, रीअसेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड। फिर उसके बाद क्वेश्चन मैनेजमेंट रिलायबिलिटी, ये भूमिका हो गई। देन अपने पास अभी हम इसको वन शॉट में पढ़ने वाले हैं बुक से। पहले मैं तुम्हें इजी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, वन शॉट पढ़ेंगे तो सारा समझ आ जाएगा। देन उसके बाद है, ऑडिटर इज नॉट अ लीगल एक्सपर्ट। ऑडिटर एक लीगल एक्सपर्ट नहीं है। ऑडिटर का सबसे पहले बेसिकली काम क्या है, उसको नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई करना है। बट ऑडिटर हैज नो एबिलिटी कि वो ये बोल सके कि ये नॉन कंप्लायंस है। मतलब समझ नहीं आया, पढ़ते हैं। ऑडिटर कांट लीगली कंक्लूड, वो सिर्फ ढूंढ सकता है कि नॉन कंप्लायंस है या नहीं, वो इंडिकेशंस का पता लगा सकता है, बट वो कंक्लूड नहीं कर सकता कि समथिंग इज इन नॉन कंप्लायंस। ये किसका काम है, कोर्ट का काम है, लॉयर का काम है। इसलिए बोला कि ऑडिटर इज नॉट अ लीगल एक्सपर्ट। ऑडिटर का काम है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना नॉन कंप्लायंस को और उसको रिपोर्ट करना। आगे जो भी वर्डिक्ट होगा, डिसीजन होगा, वो किसका रहेगा, कोर्ट का रहेगा, लॉयर का रहेगा, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन दैट, नॉट द ऑडिटर। ऑडिटर कांट लीगली कंक्लूड whether समथिंग इज नॉन कंप्लायंस, दैट्स फॉर कोर्ट एंड लॉयर, कोर्ट एंड लॉयर डिसाइड करेंगे। बट ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई सस्पिशियस एक्ट। ऑडिटर क्या कर सकता है, वो सस्पिशियस एक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है बेस्ड ऑन नॉलेज, जितना भी उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा है। Auditor will apply professional skepticism and consult with the legal expert if needed. ऑडिटर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करेगा अपनी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म टू आइडेंटिफाई द सस्पिशियस एक्ट एंड कंसल्ट करेगा किससे, लीगल एक्सपर्ट से। तो ये अपना सेकंड पैराग्राफ था। इसी चीज को हम अभी पढ़ेंगे बुक से, सो दैट तुम्हें लैंग्वेज बैठ जाए। फिर उसके बाद है रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, कि लॉज रिक्वायर ऑडिटर टू स्पेसिफिकली रिपोर्ट कंप्लाइंस। कंप्लाइंस कुछ ऐसी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है अपनी रिपोर्ट पे कि कंप्लाइंट है कोई एंटिटी इन पर्टिकुलर लॉज एंड रेगुलेशन। जैसे कि ऐसे 700 सीरीज में हम देखेंगे और ऐसे 800 में देखेंगे। 800 सीए इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सीए फाइनल के लिए होगी, तो आपके लिए 700। जैसे कि कारो 2020 में
हमें करना पड़ता है रिपोर्टिंग 21 क्लोजेस का अलग अलग। कंपनीज एक्ट के सेक्शंस भी होते हैं इसमें, और कुछ आइटम वाइज डिस्क्लोजर्स भी हमें देने होते हैं। ऑडिट प्रोसीजर टू टेस्ट कंप्लाइंस। ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगी, हमें अप्लाई करना है टू टेस्ट द कंप्लाइंस एंड रिपोर्ट करना फाइंडिंग्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये हमारा काम रहेगा। फिर उसके बाद एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इन सम केसेस, स्पेशली इन गवर्नमेंट ऑडिट। अब अभी तक हम बात कर रहे थे कि नॉन गवर्नमेंट ऑडिट की। कंपनीज बढ़िया हमारे पास लिस्टेड है, हो सकता है नॉन लिस्टेड है, प्राइवेट है। बट अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि इन केस हम ऑडिट कर रहे हैं एक गवर्नमेंट एंटिटी की, तो वहां पे हमारे पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वाइडर देन द नॉर्मल ऑडिट। यहाँ पे अगर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ऑडिट कर रहे होते हैं, जो कि सीए फाइनल में पूरा पूरा एक चैप्टर है, वहाँ पे हमें बताया जाता है कि 3 तरीके की ऑडिट होती है पीएसयू में, 3 या 4। तो वो हमें सिखाई जाती है उस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो पीएसयू में ऑपरेशनल कंप्लाइंस भी देखना पड़ता है हमें, और जो पॉलिसी बनी है उसको अधेरेंस होना चाहिए, उसका फॉलो होनी चाहिए। एंड नॉट जस्ट एफएस, हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफएस को नहीं देखते हैं, हम वहाँ पे ऑपरेशनल कंप्लाइंस को भी देखते हैं एज एन ऑडिटर, एंड अधेरेंस टू द पॉलिसी भी देखते हैं। तो ये हमारी एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं समझाया है, बेसिकली ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, तो जैसा लॉ में लिखा है मैं वैसा ही बता सकती हूँ। जहाँ पे समझने की चीज़ होती है वहाँ पे हम 10-10 एग्जाम्पल भी लेते हैं, आपको पता है ये बात। तो इसको मैंने बस क्या किया है आपके लिए, इजी किया है, और कुछ नहीं इसी चीज को। अब हम क्या करते हैं, बुक से रीड कर लेते हैं। देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले ही बता देती हूँ। जब भी रिपोर्टिंग पे कोई क्वेश्चन आएगा और आपके पास जब कंटेंट कम पड़ रहा होगा, तो आप इस पैराग्राफ की मदद ले सकते हैं टू एनहांस टू एक्सपेंड योर आंसर। ये स्पेसिफिकली नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, non-compliance by the entity with laws and regulation may result in material misstatement, वही लिखा है, of the financial statement. Detection of non-compliance regardless of materiality, यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो material नहीं है। May affect other aspect of the audit including, other aspect को क्या कर सकते हैं, वो affect कर सकते हैं, जैसे कि ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। यही इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे आपको बताया था, बस उसी को अब उन्होंने क्या कर दिया, एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे मैंने आपको कैश मिस अप्रोप्रिएशन का एग्जाम्पल दिया। इसको क्या बोलेंगे हम, इम्पैक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑन ऑडिट। इम्पैक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑन ऑडिट, बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मटीरियल और इममटीरियल मिसस्टेटमेंट और डाउट ऑन इंटीग्रिटी। ये हमने देखा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। अब इस बुक से क्या होता है कि आपको पूरा पैराग्राफ गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको इस बुक से ही समझ आ जाएगा कि हमने इस पैरा में पढ़ा क्या था। देन उसके बाद है वेदर एन एक्ट कंस्टिट्यूट नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन इज अ मैटर ऑफ लीगल डिटर्मिनेशन। हमने सस्पिशियस एक्ट्स को देख लिया, बट वो नॉन कंप्लायंस कंस्टिट्यूट करेगी कि नहीं, वो किसका काम है, वो ऑडिटर का काम नहीं है, वो प्रैक्टिशनर्स का काम है, जो कि स्पेसिफिकली इस चीज में इंगेज है, जैसे कि कोर्ट और लॉयर। वेदर एन एक्ट whether an act constitute non-compliance with laws and regulation is a matter for legal determination. Legal determination का matter है, which is ordinarily beyond the auditor's professional competence to determine. उसको सिर्फ पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है, बट वो नॉन कंप्लायंस एग्जैक्ट में है कि नहीं, उसको कंक्लूड करना किसका काम है, कोर्ट ऑफ लॉ का। Nevertheless, the auditor's training, experience, and understanding of entity and its industry or sector may provide a basis to recognize that some act
कमिंग टू ऑडिटर्स अटेंशन में कंस्टिट्यूट नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज में बताया था कि उसका प्रीवियस नॉलेज एक्सपीरियंस, और उसी चीज को यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑडिटर्स ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इंडस्ट्री, ये लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, ऑडिटर इज नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, इसको लिख लेते हैं, वो पता लगा सकता है नॉन कंप्लायंस, लेकिन कंक्लूड नहीं कर सकता, लेकिन कंक्लूड कोर्ट और लॉयर करेंगे। इससे आपका काम इजी हो जाएगा। देन उसके बाद, इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, the auditor may be specifically required to report as a part of audit of the financial statement on whether the entity complies with certain provision of the laws or regulations। certain provisions रहते हैं अपने, जो कि ऐसे 700 ऐसे 800 इसमें हो गए। In these circumstances, ऐसे 700 and ऐसे 800 deal with how these audit responsibilities are addressed in the auditor's report। अब कुछ responsibilities रहेगी, वो हम इन particular essays में ही देखने वाले हैं। Furthermore, where there are specific statutory reporting requirement, it may be necessary for audit plan to include appropriate tests for compliance with those provision of the laws and regulation। जैसे कारो 2020 के क्लोज 1 में आपको क्या करना पड़ता है, पीपीई का और इंटेंजिबल्स का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। देन सेकंड क्लोज आपका इन्वेंट्री का होता है। इसी तरीके से थर्ड फोर्थ एंड 21 क्लोजेस होते हैं, और उसके लिए हमें स्पेसिफिकली एक ऑडिट प्रोग्राम बनानी पड़ सकती है। बट क्योंकि हम पहले ही लाइन बाय लाइन सारे आइटम्स को चेक कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें अलग से वर्किंग पेपर्स नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि हमारे पहले वाले वर्किंग पेपर ही काम आ जाते हैं एंड उसकी हम क्या कर देते हैं, क्रॉस रेफरेंसिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हम डिटेल में सर्कमस्टांसेस क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रीड विद ऐसे 700 एंड ऐसे 800, यहाँ हम देखेंगे इसको। बाकी यहाँ तो सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे भी ICAI ने भी सिर्फ कंफर्म किया है कि ऐसे 700 एंड 800 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, जस्ट दैट्स इट। उसकी बात है, इन ऑडिट एंगेजमेंट, इन सम ऑडिट एंगेजमेंट स्पेशली दोज रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट वेंचर्स एंड अंडरटेकिंग, जैसे कि PSU, there may be additional audit responsibilities with respect to consideration of laws and the regulation which may relate to the audit of financial statement or may extend to other aspect of the entity's operation, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि गवर्नमेंट ऑडिट में हमें ऑपरेशनल कंप्लायंस देखनी पड़ सकती है, पॉलिसी अधेरेंस देखनी पड़ सकती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर टेस्ट नहीं करने होते। वी हैव टू टेस्ट द ऑपरेशनल कंप्लायंस, वी हैव टू check whether there is adherence to the policies in case of PSU audits, public sector undertaking, government undertakings and ventures। तो ये अपना पैराग्राफ था। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर बताया है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बस ये बोला कि चाहे मटेरियल हो तो डिस्क्लोज करना है, नॉन मटेरियल भी है तो वहाँ पे हमारा डाउट आ जाता है ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो नॉन कंप्लायंस है वो कंस्टिट्यूट करती है, मतलब ऑडिटर क्या कर सकता है कि आइडेंटिफाई कर सकता है एक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, बट कंक्लूड उसको हमेशा हमेशा कौन करने वाला है, कोर्ट ऑफ लॉ करने वाली है। ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा, बेस्ड ऑन हिज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इंडस्ट्री। ठीक है, फिर हमें रिपोर्ट करना होगा इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 700 एंड ऐसे 800। एंड उसके बाद ये बोला कि एडिशनली जो स्पेशल ऑडिट इंगेजमेंट होती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की, तो वहाँ हमें बियॉन्ड नंबर्स जाना पड़ता है। एफएस के अलावा हमें ऑपरेशनल कंप्लायंस भी देखना पड़ता है एंड अधेरेंस टू पॉलिसी भी देखना पड़ता है, ये बोला है। ओके,
तो आई थिंक वी कैन वाइंड अप दिस लेक्चर एंड उसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम नॉन कंप्लाइंस को टीसीडब्ल्यूजी को कैसे रिपोर्ट करने वाले हैं, एंड अगेन नॉन कंप्लाइंस को हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किस तरीके से कम्युनिकेट करने वाले हैं, राइट। तो ये हम देखेंगे, थोड़ा सा ही रहता है ये, ज़्यादा नहीं रहता। ये सीए फाइनल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम बेसिक बेसिक पढ़ रहे थे, बट जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा एडवांस कॉन्सेप्ट आपके आते रहेंगे। और एडवांस में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं। और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स तो लॉ के अकॉर्डिंग है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते कॉन्सेप्ट को, उसके मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगी। बट हाँ, तुम्हें फ्लो ऑफ द कॉन्सेप्ट, फ्लो ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, फ्लो ऑफ द राइटिंग आंसर्स, ये मैं बता सकती हूँ। और आंसर तो हम तभी करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स को, जब क्या हो जाएगा, हम कवर कर चुके होंगे अपना मेजर एसेज वाला पार्ट। ठीक है, तो टिल देन गुड मॉर्निंग। यस, अभी सुबह का लेक्चर है, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू and keep revising this stuff. If you have the doubt, you can ask me on my Telegram channel and as well as in the comment section of this YouTube video. Bye guys.